नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मैं सत्यम स्वागत करता हूँ आप सभी का सात्विक सत्यम में। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम देख रहे हैं उपनिषद और उपनिषद में हमने हाल ही में स्टार्ट किया था तैत्तिरीय उपनिषद। और तैत्तिरीय उपनिषद में अभी हमने सिर्फ एक ही वीडियो बनाई है और उस एक वीडियो में हमने देखा था तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षाध्याय वल्ली का प्रथम अनुवाद। एंड आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उसी तैत्तिरीय उपनिषद को कंटिन्यू करते हुए। आज हम देखेंगे तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षाध्याय वल्ली का द्वितीय अनुवाद। जो हमारे नए जिज्ञासु हैं उनकी जानकारी हेतु बता देता हूँ। हमने अब तक ईशोपनिषद, केन उपनिषद, कट उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद का स्वाध्याय किया है। अतः अगर आप भी हमारे साथ स्वाध्याय करना चाहते हैं उपनिषदों का, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सात्विक सत्यम को, और मैं सत्यम ले चलूँगा आपको स्वाध्याय की जर्नी पर। ठीक है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में तैत्तिरीय उपनिषद में हम दूसरा अनुवाद स्टार्ट कर रहे हैं। बट स्टार्ट करने से पहले जो हमारे नए जिज्ञासु हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, तैत्तिरीय उपनिषद में कुल 3 वल्लियाँ हैं यहाँ पर, शिक्षाध्याय वल्ली और ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली। और इन 3 वल्लियों में भी कुछ अध्याय हैं जिनको हम अनुवाद कह रहे हैं। ठीक है। वल्ली से मतलब एक तरह विभाग से समझ लीजिए। तो कुछ विभाग हैं यहाँ पर। तैत्तिरीय उपनिषद में 3 विभाग बताए गए हैं और उन 3 विभागों में कुछ वल्लियाँ हैं। उन 3 विभागों में कुछ अनुवाद हैं। अनुवाद का मतलब यहाँ पर एक चैप्टर से ले लीजिए। तो पहली वीडियो में हमने तैत्तिरीय उपनिषद की प्रथम अनुवाद देखा था। एंड आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं द्वितीय अनुवाद। ठीक है। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से। यदि आप इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है, इसलिए या तो देखिए मत ना, और देख रहे हैं तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है। और अच्छे से समझना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा तैत्तिरीय उपनिषद है, इसमें हम द्वितीय अनुवाद देखेंगे। और इस द्वितीय अनुवाद में स्पेशली हम देखेंगे वर्ण के बारे में, स्वर के बारे में, और मात्रा बल, और इनके मेल से जो शब्द संतान संहिता बनता है उसके बारे में। ये चीज़ें आपको नई लग रही होंगी, आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि क्या क्या बातें कर रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप जब मेरे को देखोगे, ध्यान से सुनोगे मेरी बातों को, तो आपको सब कुछ ईजिली क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है। एक बात और बता देता हूँ, आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है, ये विशेषकर एक तरह से हिंदी का जो बेसिक होता है, जो वर्णमाला होता है, उसका ये एक वीडियो होगा। जो हिंदी सीखना चाहते हैं, जो हिंदी का बेसिक जानना चाहते हैं, जो हिंदी की वर्णमाला है, स्वर है, व्यंजन है, जो इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो उनको तो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है। चलिए लेके प्रभु का नाम ओम। द्वितीय अनुवाद कहता है शिक्षाध्याय वल्ली का, ओम शिक्षामा व्याख्याश्यामा वर्णः स्वरः मात्रा बलम सामा संताना इति युक्ता शिक्षाध्यायः। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका अर्थ ये कहते हैं, ये तो हम जानते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा की शुरुआत होती है वर्णों से। अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे को बचपन में ये सब चीज़ें सिखाई हैं, कैसे बोला जाता है। मेरे को अक्षर ज्ञान कराया गया है, वर्णों का ज्ञान कराया गया है, स्वर ज्ञान कराया गया है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमारे बचपन में ही हमारे पेरेंट्स द्वारा, हमारे गुरुओं द्वारा हमको सिखा दी जाती हैं। ठीक है। जैसे कि मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ, तो हिंदी में जो वर्णमाला है उसका ज्ञान कराया जाता है। जो बच्चे इंग्लिश बोलते हैं उनको ABCD जो होती है उनका ज्ञान कराया जाता है। ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, और इसी को क्या बोल रही हैं? शिक्षा। अब देखो, यहाँ पर कुछ मेन चीज़ें, जैसे कि वर्ण को बोलते हैं अल्फ़ाबेट, स्वर को बोलते हैं वोवेल, मात्रा। ठीक है। इनको देखेंगे। तो जैसे उपनिषद कह रहा है कि शिक्षा शब्द द्वारा दी जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। और शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वर्णों से शब्दों की उत्पत्ति होती है। वर्ण, अल्फ़ाबेट। ठीक है। जैसे कहते हैं ना हिंदी में वर्णमाला, इसी तरह इंग्लिश में कहते हैं क्या? अंग्रेजी की जो अल्फ़ाबेट है, क्या बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं ना। आगे लिखते हैं ए आ ई बड़ी ई तथा कै कै गे आदि वर्ण है। अब वर्ण का मतलब क्या है? देखो, ये बहुत ही समझने योग्य बातें हैं कि हमने बचपन से अब तक यही पढ़ा है कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, है ना, और इंग्लिश में 26 होते हैं। ये हमने पढ़ा है। बट क्या ये सही है? अगर हम देखें संस्कृत के दृष्टिकोण से, तो संस्कृत के अनुसार तो 63 मतलब 63 वर्ण होते हैं। ये आपको नया लग सकता है। जी हाँ, संस्कृत हमारी भाषा है, सबसे प्योरेस्ट भाषा है, हमारे साहित्य की भाषा है, हमारे वेदों की भाषा है, हमारे शास्त्रों की भाषा है। तो हमको ज़्यादा बिलीव किस पे करना चाहिए? उसी पे करना चाहिए ना।
तो अकॉर्डिंग टू संस्कृत 63 वर्ण होते हैं, 63 वर्ण होते हैं। अब अगर इन 63 को देखें तो क्या क्या होता है इसमें, तो देखो 63 की अगर मैं बात करूं तो इसमें इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं 63 को। इसमें 22 स्वर होते हैं। अब 22 स्वर कौन कौन से होते हैं, 5 अरस्व होते हैं, 8 दीर्घ होते हैं और 9 प्लुत होते हैं। अब यहाँ पर 3 चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी, ये अरस्व, दीर्घ और प्लुत, इनका क्या मतलब है। तो आइए इसको समझते हैं। पहले देखो, ये बेसिकली स्वर का एक तरह का प्रकार है। कैसा प्रकार है, हम किसी स्वर को कैसे उच्चारण करते हैं, हम किसी भी वोवेल को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, मतलब ड्यूरेशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन के बेस पे हमने स्वर को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला यहाँ पर है अरस्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट वोवेल। इसका मतलब क्या है, अरस्व स्वर उस स्वर को कहते हैं जिन स्वरों का उच्चारण अल्प समय में होता है, अर्थात कम समय में होता है, उन्हें अरस्व स्वर कहते हैं। और इनका उच्चारण सामान्यतः नॉर्मली एक मात्रा में होता है। फॉर एग्जाम्पल अ, ई, बड़ी ई, ऊ, री और री। सॉरी, यहाँ पर बड़ी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अ, ई, ऊ, री और री। ठीक है, ये क्या है, ये अरस्व स्वर है। मतलब इनका उच्चारण एक मात्रा में होता है और इनको उच्चारित करने में बहुत ही कम समय लगता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अग्नि, अग्नि एकदम बोल देना अग्नि। इसी तरह उष्ण, उष्ण। इसी तरह ऋषि, ऋषि। ठीक है, तो मतलब कितना कम समय लग रहा है इनको उच्चारण करने में। तो ये अरस्व स्वर है। दूसरा यहाँ पर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को बोलते हैं लॉन्ग वोवेल। इसका मतलब क्या है कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनका उच्चारण 2 मात्राओं में होता है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर ए, ओ, औ। ठीक है, ये सब। अब इसको अगर हम और डीपली देखें, जैसे आकाश, पहले आवाज़ आएगी आकाश। तो अगर आप देखें ध्यान से सुने, आकाश 2 मात्रा होगी ना, आकाश, आकाश। ऊर्जा, ऊर्जा। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 2 मात्राओं का ज्ञान इसमें हो रहा है। तो ये होता है दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का ज्ञान होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को बोलते हैं प्रोलोंग्ड वोवेल। प्रोलोंग्ड वोवेल का मतलब क्या है कि जिन स्वरों का उच्चारण बहुत लंबे समय तक किया जाता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण 3 मात्रा या अधिक मात्राओं में होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ओम। ओम को अगर आप ध्यान से देखें तो ओम में 3 मात्राएं होती हैं, अ, उ और मा। पहले भी हम डिस्कस कराए हैं, मांडुक्य उपनिषद में हम देख आए हैं। ठीक है, प्रश्नोपनिषद में हमने ओम की मात्राओं का डिस्कशन किया है। आप चाहें तो आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं ओम की मात्राओं को। ठीक है, तो ओम जो शब्द है ये प्लुत स्वर में आता है, इसको लंबा खींचा जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताया अरस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के बारे में। ठीक है, तो स्वर के बारे में जानने के बाद हमने अभी आपको क्या बताया था कि 63 वर्ण होते हैं और 63 वर्णों में से 22 स्वर होते हैं, और उन 22 में से 5 अरस्व, 8 दीर्घ और 9 प्लुत। तो ये टोटल हो गए 22। अब आगे आते हैं, 5 होते हैं वर्ग। वर्ग मतलब क्या, देखो वर्ग का मतलब यहाँ पर है कै वाला वर्ग होता है कवर्ग, च वाला वर्ग होता है चवर्ग, और ट वाला वर्ग होता है टवर्ग, त वाला तवर्ग और पै वाला पवर्ग। तो इस प्रकार कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, बवर्ग, पवर्ग, ये क्या है, ये 5 वर्ग होते हैं। और इन 5 वर्गों में 5-5 अक्षर होते हैं। तो 5 × 5 कितना हो गया, 25। तो इस हिसाब से ये 25 ये हो जाते हैं। ठीक है, कवर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कवर के अंतर्गत आते हैं कै, खे, गै, घै, ण। चवर्ग के अंतर्गत आते हैं चै, छै, जै, झै, ञ। टवर्ग के अंतर्गत आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग के अंतर्गत आते हैं तै, थ, दै, ध, न। और पवर्ग के अंतर्गत आते हैं पै, फै, बै, भै, मै। इस प्रकार ये 25 अक्षर हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा 4 अंतस्थ होते हैं। 4 अंतस्थ का मतलब क्या है, य, रै, लै, पै, ये होते हैं 4 अंतस्थ। उसके अलावा 4 ऊष्म होते हैं। 4 ऊष्म, श, श, से और ह। ठीक है, बड़ा से, पेट चिरा से, छोटा से और है, ये होते हैं 4 ऊष्म। अब इन 4 ऊष्म के अलावा 8 होते हैं अयोग वाह। अभी अयोग वाह क्या होता है, अयोग वाह में क्या क्या आता है, इसमें अनुस्वार आता है। अनुस्वार का मतलब समझते हो, वो जो बिंदी लगी रहती है ऊपर,
फिर विसर्ग आता है, फिर अनुनासिक। अनुनासिक बोलते हैं चंद्रबिंदी को, जो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए होंगे वो इन बातों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। फिर लास्ट में आता है यहाँ पर ड़ा। इसके अलावा उपदमानीय, जीवामूलीय, अयोगवा दीर्घ और अयोगवा ह्रस्व, ये 8 होते हैं अयोगवा। यहाँ पर उपदमानीय, जीवामूलीय और अयोगवा दीर्घ और अयोगवा ह्रस्व जो होते हैं ये बहुत ही कम यूज़ में होते हैं, बहुत ही कम यूज़ इनका किया जाता है, क्योंकि इनका अधिकतर यूज होता है वेदों में होता है, मंत्रों में होता है, और वहाँ तक हम लोग पहुँच ही नहीं पाते, हमारा तो लेवल इतना है ही नहीं कि इन चीज़ों को हम समझ सकें। बट जो इनको डीपली जानना चाहते हैं, जो डीपली इन चीज़ों को स्टडी करना चाहते हैं, उनको हिंदी व्याकरण को जरूर पढ़ना चाहिए डीपली, स्पेशली संस्कृत, है ना। तब वे समझेंगे कि उपदमानीय, जीवामूल्य, अयोगवा दीर्घ और अयोगवा ह्रस्व होते क्या क्या हैं। तो 8 अयोगवा, 4 अंतस्थ, 4 उष्म और 25 ये वर्ग हमारे, ठीक है, और 22 स्वर, इस प्रकार टोटल हमारे हो जाते हैं 63। तो कितने वर्ण मिले हमको? 63 अकॉर्डिंग टू संस्कृत लैंग्वेज। वैसे बचपन से अब तक हम पढ़ते आए हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, बट लिटरली अगर देखा जाए तो 63 अक्षर होते हैं हमारे हिंदी में, जो वास्तव में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ अक्षर बचते हैं, जैसे क्ष, 6 क्षत्रिय, त्रय और जय। अब ये जो 6 क्षत्रिय, त्रय और जय होते हैं, इनको बोलते हैं शब्द संतान या संहिता। ये ऐसे अक्षर होते हैं जो 2 या 2 से अधिक अक्षरों को जोड़ने से बनते हैं। बहुत से अक्षरों को जोड़ने से बने अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, और उन संयुक्त अक्षरों में आते हैं ये 6 क्षत्रिय और त्रय और जय, ठीक है। इसको कुछ लोग ज्य बोलते हैं, बट ये जय होता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर चवर्ग वर्ग में च, छ, जय, झ, य, इसमें जय और य को मिलकर बनता है ज्य, लेकिन लोग बोलते हैं इसको ज्ञ। जैसे विज्ञान में बोलते हैं ना विज्ञान, वास्तव में वो विज्ञान नहीं होता, वो होता है विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान। लेकिन गलत उच्चारण करते हैं हम, इन बातों का पता तो होता नहीं है। इसके अलावा एक एस लेटर का शब्द होता है, जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनको पता भी होगा, कई बार देखते हैं वो एस आकृति का एक शब्द दिखाई देता है, उसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह का मतलब क्या है? अवग्रह चिन्ह जो है ये संयुक्त शब्दों में लुप्त ए ध्वनि को दर्शाने के लिए यूज होता है। अवग्रह चिन्ह का मतलब ये है कि जब संयुक्त शब्द देखे जाते हैं, उन संयुक्त शब्दों में कई बार ऐसा होता है जो ए ध्वनि होती है वो लुप्त होती है, तो उस लुप्त ध्वनि को इंडिकेट करने के लिए एस सिंबल यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह, ठीक है। इसके अलावा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये वर्णों के और स्वर के बारे में, ठीक है। बाकी अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई उपनिषद हमारा क्या कह रहा है। ये तो हमने इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम हिंदी वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला में चले गए थे, बट अब आते हैं अपने उपनिषद के अनुवाद पे। तो अनुवाद कहता है कि शिक्षा शब्द द्वारा जाती है और शब्दों की उत्पत्ति वर्णों से होती है। अब वर्ण क्या है हमने देख लिए हैं, 63 वर्ण हैं, ठीक है। वर्णों के ज्ञान के बाद स्वर अर्थात उच्चारण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो कुछ स्वर का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो स्वर होता है, हमारा जो बोलने का तरीका होता है ना, वो सही नहीं होता, उस वजह से हम कई चीज़ों का गलत उच्चारण करते हैं। हमारा जो वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है वो गलत हो जाता है, ठीक है। जैसे यही है, विज्ञान बोलते हैं लोग बाग, जबकि वो विज्ञान नहीं होता, वो विज्ञान होता है। ज्ञ नहीं होता, वो ज्य होता है, ठीक है। ये तो कॉमन सी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम गलत बोलते हैं। गलत इसलिए बोलते हैं क्योंकि पता ही नहीं है, ठीक है। तो स्वर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, उच्चारण का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। अब आगे लिखते हैं ये कि वर्ण ज्ञान का अर्थ है अक्षरों का ज्ञान, स्वर ज्ञान का अर्थ है कौन सा वर्ण कैसे बोला जाता है, ठीक है। इसका ज्ञान स्वर ज्ञान है। कई बालक स को फ और तय को ट बोलने लगते हैं। अक्सर हमने देखा है जो तोतले बच्चे होते हैं वो कई बार उनकी आप बात को सुनना, वो जब बोलेंगे ना स, तो वो उनकी एक तरह से फ की ध्वनि सुनाई देगी, तय बोलेंगे तो ट की ध्वनि सुनाई देगी। मतलब उनका जो प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका होता है वो थोड़ा गलत होता है, उनका स्वर ठीक नहीं होता। इसलिए जैसे वर्ण का ज्ञान करना आवश्यक है, वैसे ही स्वर का ज्ञान करना भी उतना ही आवश्यक है। आगे लिखते हैं अरस्व, दीर्घ और प्लुत इन मात्राओं का ज्ञान शब्दोच्चारण में सहायक होता है। अभी मैंने आपको बताया अरस्व, दीर्घ और प्लुत ये मात्राएं क्या होती हैं, ठीक है। कई बालक अरस्व की जगह दीर्घ और दीर्घ की जगह अरस्व मात्रा का प्रयोग कर देते हैं। मतलब क्या? अरस्व की जगह दीर्घ और दीर्घ की जगह अरस्व मात्रा का प्रयोग करने का मतलब ये है कि जहाँ पर किसी स्वर को हमको कम समय देना होता है, वहाँ पर हम उस स्वर को अधिक समय देते हैं। मतलब क्या? जहाँ पर अरस्व मात्रा का यूज़ करना होता है वहाँ पर हम दीर्घ मात्रा का यूज़ कर लेते हैं, और जहाँ पर दीर्घ मात्रा का यूज़ करना होता है वहाँ पर हम अरस्व मात्रा का यूज़ कर लेते हैं। मतलब क्या? जहाँ पर किसी स्वर को हमको लंबा खींचना होता है वहाँ पर हम उसको बहुत ही कम समय देते हैं। तो जो अरस्व, दीर्घ और प्लुत इनके बारे में जानेगा वो इनको अच्छे से समझेगा और वो सही से उच्चारित कर पाएगा। जिनको इनका पता ही नहीं होगा वो कैसे सही से जान पाएगा,
ठीक है। आगे लिखते हैं कि वर्ण स्वर मात्रा के ज्ञान के बाद मात्राओं का बल जानना आवश्यक है। अब मात्राओं के बल का क्या मतलब है? यहाँ पर वर्ण समझ में आए, हमारे स्वर समझ में आए और मात्रा भी समझ में आई। अब यहाँ पर मात्राओं के बल का क्या मतलब है? मात्राओं के बल का यहाँ पर मतलब ये है, देखो संस्कृत के ज्ञान में मात्राओं का अपना अपना बल है। बल मीन्स अ की मात्रा का बल शब्द को स्त्रीलिंगी बना देता है। जैसे सह, सह का अर्थ है वह पुरुष, बट अगर उस सह में आ की मात्रा लग जाए तो वो हो जाएगा सा, और सा का अर्थ चेंज हो जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा, सा का अर्थ होता है वह स्त्री, सह का अर्थ होता है वह पुरुष, और अगर उसमें आ की मात्रा लग गई तो वह अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा वह स्त्री। ठीक है, वह पुरुष से वह स्त्री, कितना चेंज हो गया सिर्फ एक मात्रा से। तो ये होता है मात्रा का बल। इसी तरह जैसे औ की मात्रा है, औ की मात्रा का बल एक वस्तु को दो बना देता है। जैसे तो का अर्थ है वे दोनों, ठीक है। इसी तरह से आह, आह की मात्रा का बल एक को अनेक बना देता है। जैसे गतः, गतः हमने बहुत पहले सुना है, जब छोटे छोटे थे तो छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो उसमें अनिवार्य संस्कृत एक होता था, उसमें कई बार देखा हमने गतः, मतलब गतः का मतलब क्या है, वे सब गए, तो बना देना प्लूरल इसको। आ की मात्रा का बल एक को अनेक बना देता है। तो ये जो मात्रा कितना चेंज ला रही हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मात्राओं का बल। क्या बोलते हैं? यही है मात्राओं का बल। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को डीपली सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो आप पाएंगे कि कितना इफेक्ट पड़ता है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है जरा सी हिंदी की एक चंद्र बिंदी से, एक अनुनासिक से, विसर्ग से, इनसे कितना इम्पैक्ट आ सकता है। हम किसी स्वर को कैसे बोल रहे हैं, अगर इनको डीपली समझें तो कितना इम्पैक्ट आ सकता है हमारे उसमें। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद शब्द ज्ञान में साम अर्थात समता, समता का मतलब हार्मनी से उच्चारण करना आना चाहिए। हार्मनी मतलब समता होनी चाहिए, ऊंचे नीचे बोलने का ढंग आना चाहिए। वर्ण स्वर मात्रा बल और साम के ज्ञान के अंतर शब्दों का संतान प्रारंभ हो जाता है। शब्दों के संतान का मतलब क्या है? यहाँ पर इसको हम शब्द संहिता भी बोल सकते हैं। शब्दों का संतान का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई, संतान का मतलब तो हम सभी समझते हैं, संतान मतलब एक संतति। जब दो चीज़ें मिलती हैं तो एक संतति उत्पत्ति होती है, एक संतति की उत्पत्ति होती है। इसी तरह जब दो शब्द मिलते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बात की थी यहाँ पर आपके सामने, क्षय क्षत्रिय, त्रय और जय, ये शब्द संतान संहिता में आते हैं। क्यों आते हैं? बहुत से अक्षरों को जोड़ने से बने अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। मतलब जब दो अक्षरों से मिल के कोई एक नया अक्षर बनेगा उसको बोलेंगे हम शब्द संतान। क्या बोलेंगे? शब्द संतान। तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि वर्ण स्वर मात्रा बल और साम के ज्ञान के बाद अनंतर शब्दों का संतान प्रारंभ हो जाता है। शब्दों से वाक्य और वाक्यों से ग्रंथ बन जाते हैं। यही शब्दों का संतान है, यही शब्दों का फैलाव है। ठीक है, इस प्रकार से वर्णों से प्रारंभ करके वर्णों की संतान तक पहुंच जाने में ही सब शिक्षा समा जाती है। तो ये हमने द्वितीय अनुवाक में देखा, तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षा अध्यायवल्ली में, कि वर्ण स्वर मात्रा बल और इनके मेल से शब्द संतान या संहिता के बारे में थोड़ा सा हमने जानने का प्रयास किया। ठीक है, सो ये थोड़ी सी बेसिक सी बातें थी जो हमको पता नहीं होती। उम्मीद करूँगा कि ये बातें आप लोगों ने समझने का प्रयास किया होगा, आपने ट्राई किया होगा। वैसे मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ कि अच्छे से समझा सकूँ, बट पूरी कोशिश की है मैंने। ठीक है, तो ये आज हमने देखा इनके बारे में। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं कि आपको ये चीज़ें पहले से ही पता थी, और अगर नहीं थी तो आप पता चली तो आपने क्या क्या समझा। ठीक है, बाकी अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा अध्याय वल्ली का तृतीय अनुवाक। ठीक है, उसमें जानेंगे क्या क्या है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अच्छी चीज़ों को प्रमोट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप स्वाध्याय करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप जुड़ सकते हैं, सात्विक सत्यम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी प्रभु के नाम का जप करिए, जो नाम आपको प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम आपको प्रिय हो, ओम जो नाम आपको प्रिय हो, उस नाम का जप करिए, प्रभु के नाम का जप करिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय।